हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपको हम आज वाटर चैप्टर का यूनिट कन्वर्जन बताएंगे। फिर उसके बाद आपको एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड, और उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो ये जो लेक्चर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए, और इसमें आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए। यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन कौन सी यूनिट है आपका हार्डनेस ऑफ वाटर में, कौन कौन सी यूनिट है वो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका है ppm, या इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। देखिए यहाँ पे आपको ppm का दिया गया है पार्ट्स पर मिलियन। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसको आप डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए हर जगह कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है, मैं पहले ही लेक्चर से बता रहा हूँ कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का हर जगह ही यूज आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हर जगह, मैं बोल चुका हूँ आपसे पहले ही कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही जलवा है। पूरे वाटर चैप्टर में कैल्शियम कार्बोनेट का ही जलवा है, और मेरा भी जलवा है, आप लोगों को पता तो है ही। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट which makes is equivalent देखिए नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट which makes is equivalent to 10⁶ ऑफ वाटर। ये आपका क्या है? ppm, पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट which makes is equivalent to 10⁶ ऑफ वाटर। या आप 10⁶ बोल सकते हैं, या यहाँ पे 10⁶ की जगह पे यहाँ पार्ट्स बोलेंगे, 10⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर, पार्ट्स ऑफ वाटर। इसके बाद आपका आता है दूसरा, ppm हो गया। ppm के बाद आपका आता है डिग्री फ्रेंच। डिग्री फ्रेंच, या इसको ऐसे डिनोट करते हैं डिग्री फ्रेंच। अब इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? इसको आप डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट
टू 10 की पावर 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। यहाँ देखिए पीपीएम में क्या था, 10 की पावर 6 पार्ट था, यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंच में 10 की पावर 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। इसके बाद आता है डिग्री सेल क्लार्क्स, डिग्री क्लार्क्स। देखिए डिग्री क्लार्क्स में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे अपने इसके लिए फ्रेंच के लिए किया बस उसमें क्या करना है आपको, 70,000 इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। यहाँ देखिए डिग्री क्लार्क्स में क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन पर 70,000, यहाँ पर हो जाएगा पर 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद लास्ट है आपका लास्ट है mg पर लीटर, mg पर लीटर, ये चौथी यूनिट है। mg पर लीटर में क्या करना है आपको, mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन पर लीटर। ठीक है, ये आपकी 4 यूनिट है, इसी में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है पीपीएम, ये हर जगह पूछा जाता है और कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे दे देगा क्वेश्चन, पीपीएम में भी दे देगा और कामा लगा के देगा। देखिए एग्जाम में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको लिख दिया कि पीपीएम में चेंज करिए, पीपीएम या आपको आर करके mg पर लीटर बोल दिया, mg पर लीटर ऐसे बोल दिया, या यहीं पे कॉमन करके डिग्री फ्रेंच कर दिया और CL यहाँ डिग्री क्लार्क कर दिया। तो ये इन दोनों में आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा यहाँ आर नहीं लगाया है, आर करके बोलेगा तभी आपको लगाना है, नहीं तो आपको क्या करना है डिग्री फ्रेंच में करके इसको चेंज कर देना है। तो बस चेंज करने की मतलब यहाँ 10 की पावर 6 में आता था, 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या अभी उससे रिलेशन में बता दे रहा हूँ, रिलेशन 1 ppm इक्वल्स टू कितना होता है, कितने डिग्री फ्रेंच के बराबर होता है, कितने डिग्री क्लार्क के बराबर होता है, वो अभी मैं आपको इसके बाद वाले मतलब अभी इसके बाद आपको बता दे रहा हूँ, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं रिलेशन बता दे रहा हूँ, इनमें इन चारों में रिलेशन क्या है, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया, मिटा रहे हैं। अब इन चारों यूनिट जो आपको बताया गया है इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन, यह रिलेशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं,
या ऐसे लिख लीजिए बिटवीन, रिलेशन बिटवीन पीपीएम, डिग्री फ्रेंच, डिग्री क्लार्क और एमजी पर लीटर, इन सब में रिलेशन क्या क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ रिलेशन में ही आपसे पूछ लेता है कि क्वेश्चन में पीपीएम दिया रहेगा, और जब पीपीएम दिया है तो इसमें बोल देता है कि डिग्री फ्रेंच या डिग्री क्लार्क में चेंज करके दिखाइए या इसकी यूनिट में चेंज करके इसको बताइए। तो वहाँ पे आप बहुत लोग गलती करते हैं, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ, आपसे गलती नहीं होगी क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ऐसे आपको दिखेंगे कि इसमें जो आपका इसमें रिलेशन है, रिलेशन के बाद वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में जहाँ पे पूछा रहेगा तो वहाँ पे आपको बता देंगे। तो इसका एक पीपीएम किसके बराबर हो जाएगा, 1 पीपीएम इक्वल्स टू 0.1 फ्रेंच इक्वल्स टू, देखिए 1 पीपीएम इक्वल्स टू 0.1 फ्रेंच हो जाएगा और 0.07 क्लार्क, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 पीपीएम किसके बराबर हो जाएगा, 1 mg पर लीटर पे, 1 mg पर लीटर। अभी इसके पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था 10 की पावर 6 पीपीएम लिखा था। इसके बाद यहाँ पे लिखा था 10 के पावर 5 फ्रेंच लिखा था, और ये 70,000 ये आपका लिखा था डिग्री क्लार्क। फिर इसके बाद आपका था 1 mg पर लीटर लिखा था। तो यहाँ से आपको देख के ऐसे ही लग जा रहा कि एक पीपीएम के किसके बराबर हो जाएगा, 0.1 एफ, और ये पार्ट्स की बात कर रहा है कि ये पार्ट्स है उसका ना, तो जब डिवाइड करोगे तो ये इतना ही आएगा। तो इसके बाद आपका जैसे अभी हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, यहाँ 1 mg पर लीटर कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो आप देखिए ऐसे 1 लीटर 1 kg के बराबर होगा, 1 kg। अब 1 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे, 1000 ग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, 1000 ग्राम हो गया। देखिए 1 लीटर इक्वल्स टू 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब इसको हम लोग अगर ग्राम को mg में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1000 mg, तो ये कितना हो गया, 10 के पावर 6 mg आया। ये 10 के पावर 6 क्या आया, mg आया है अभी। और हम लोग जान रहे हैं कि 1 ppm इक्वल्स टू 1 mg इक्वल 1 ppm इक्वल्स टू 1 mg पर लीटर। यहाँ से देखिए 1 ppm इक्वल्स टू 1 mg पर लीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 की पावर 6 ये किसके बराबर आ रहा है, 1 लीटर के बराबर आ रहा है, 1 लीटर के बराबर आ रहा है। यहाँ देखिए 1 mg ऐसे ही लिख दीजिए, और ये 1 लीटर की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 10 की पावर 6 लिखेंगे और ये mg लिखेंगे। तो ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 10 की पावर 6। 1 ppm इक्वल्स टू कितना आया था, 10 की पावर 6 ही तो आया था। ये 1 बाई पार्ट्स में है, 1 बाई 10 की पावर 6। देखिए ये 1 ppm इक्वल्स टू 1 बाई 10 की पावर 6, क्योंकि यहाँ अभी डिफिनीशन में मैंने बोला है पार्ट्स, बोली पार्ट्स के बारे में बात किया गया, और यहाँ ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन की बात ही हो रही है। यहाँ देखिए ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स मतलब 1 बाई 10 की पावर 6 पार्ट्स, ठीक है। तो ये 1 ppm इक्वल्स टू इतना हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद वो टॉपिक बताता हूँ, फिर आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ, जल्दी से नोट करिए।
मिटा दें? आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस। ये समझ लीजिए बहुत बार पूछा गया है। ये जितना स्टार लगा दो कम है, 5 स्टार 6 स्टार जितना हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट ये है। एस्टिमेशन ऑफ, यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस। एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे कम से कम ये 10 बार पूछा गया है। जब से आपका एग्ज़ाम हो रहा है तब से देखा जाए तो कम से कम ये 10 बार पूछा गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस पर एकदम फोकस करिए। इसीलिए मैं पहले ही शुरू में ही बता दिया हूँ कि ये क्लास आपकी सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये आप इसको यहाँ साइड में लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या करना है। इस ये आपका एक्सपेरिमेंट लैब में बताया भी गया है और यहाँ पे अभी मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में लिख लीजिए रिक्वायरमेंट में क्या है? EDTA, EBT इंडिकेटर, EBT इंडिकेटर, पीपेट, ब्यूरेट, फनेल, बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन क्या क्या है, किस किस चीज़ का है? ये है NH4OH, ये आपका बेस है, और दूसरा है NH4Cl, ये आपका सॉल्ट है। EDTA हो गया क्लैंप या ब्यूरेट स्टैंड, ब्यूरेट स्टैंड हो गया। फिल्टर पेपर, ETC, और भी चीज़ें हैं। तो रिक्वायरमेंट में लगभग इतना ही चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मेन चीज़ तो आप बोल ही गए, वाटर। वाटर में आपका स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, वाटर सैंपल, फिर इसके बाद एक और है वाटर सैंपल के बाद में बॉयल्ड वाटर। तो इतना चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होंगी ये एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड में। इतनी चीज़ों की आपको आवश्यकता है। फिर इसके बाद आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। तो थियरी में आपको लिखना क्या है? थियरी में आपको ढेर सारी लैंग्वेज नहीं लिखनी है।
थियरी में आप डायरेक्ट लिखिए। पहले एक साइड में आप एक्सपेरिमेंट का वो फिगर बनाएंगे कि हम लोग कर कैसे रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्लैंप लगा दीजिए, एक ये ब्यूरेट है, और यहाँ पे एक बीकर रख दीजिए, या बीकर ना रख के आप कॉनिकल फ्लास्क रखिए, क्योंकि टाइट्रेशन हम लोग कॉनिकल फ्लास्क में कर रहे हैं। ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद थियरी में आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। थियरी में आप डायरेक्ट EDTA का स्ट्रक्चर के साथ साथ आप उसके रिएक्शन लिखते चले जाइए। बस वही आपको लिख के यहाँ आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। बस रिएक्शन लिखिए। केमिस्ट्री कहता है आपको, उसको केमिस्ट्री बताइए, ये नहीं कि आप उसमें ढेर सारा अपना इतिहास भूगोल सब कुछ आप बताना शुरू कर दीजिए। वो सब केमिस्ट्री नहीं मांगता है, या टीचर वो नहीं आपसे चाहता है कि आप उसको ढेर सारी बताइए, उसी में इधर से उधर लैंग्वेज लिखिए। आप सीधे केमिस्ट्री टू द पॉइंट आइए। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर, ये जो आपका EDTA लिखा हुआ है, EBT लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो अभी मैं यहाँ साइड में एक बार बना दूंगा। बाकी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो EDTA का स्ट्रक्चर है। EDTA देखिए, यहाँ EDTA का स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे डाई सोडियम साल्ट का स्ट्रक्चर हम लोग बनाने चल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, EDTA का डाई सोडियम साल्ट CH2 CH2 N CH2 COO Na CH2 COOH N CH2 COOH CH2 COONA। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका ये है, जैसे आप लोग शादियों में जाते हैं ना, तो ये डांस वाला ये एक स्टेप बहुत ज़्यादा फेमस होता है कि उसमें आप ऐसे ऐसे करके करते हैं, ये वाला डांस करते हैं, फिर ये वाला डांस करते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखिए, वो डांस नहीं बता रहा हूँ, बस ये देखना है कि आपको जो यहाँ पे COONA लिखा है और यहाँ पे COONA है, ये एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन, मतलब ये ट्रांसपोजिशन तो नहीं है, बट मतलब क्योंकि ट्रांसपोजिशन कहाँ होती है, जब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो। तो ट्रांसपोजिशन पे आप बता सकते हैं कि ये ट्रांसपोजिशन पे है, या आप ऐसे बोलते हैं इस तरह, ऐसे या ऐसे। तो आपको वो पोजीशन देखना है, नहीं अगर आप स्ट्रक्चर गलत बनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान देना है आपको कि ये पोजीशन यहाँ पे ऐसे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। एक अगर ऊपर है तो दूसरा दूसरे साइड में नीचे होगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, अगर ये आप सही नहीं करेंगे तो आपका फिर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करें, एक मेटल ले लें M2+। अब M2+ में क्या हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, कैल्शियम 2+ हो सकता है, या मैग्नीशियम 2+ हो सकता है। तो ये दोनों हो सकता है, कोई भी रह सकता है वहाँ पे। तो वहाँ आप क्या एक्सपेरिमेंट में क्या यूज कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं या मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने चल रहे हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या आप यूज कर सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके साथ रिएक्शन करानी है। तो इसके साथ रिएक्शन कराने के पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। जैसे हम लोग EBT के साथ कोई मेटल रिएक्शन करा रहे हैं, EBT + EM,
तो ये क्या बनेगा, MEBT। और ये MEBT चाहे आप बोल सकते हैं रेड वाइन कलर आप बोल सकते हैं, या इसको बोलें पर्पल कलर, पर्पल या रेड वायलेट बोल दीजिए, रेड वायलेट या पर्पल कलर आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद MEBT में अगर हम लोग देखिए यहाँ EBT प्लस M है, तो ये क्या बना है, MEBT। अब इसमें आप क्या करिए, अगर EDTA से, क्योंकि हम लोग टाइट्रेशन जब कराएंगे तो टाइट्रेशन के पहले हम लोग सबसे पहले क्या क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट, जो लोग ये पहली क्लास देख रहे हैं तो इसके पहले वीडियो में, 2 वीडियो पहले आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में दिखाया गया है, तो वहाँ पे आप जाके देखिएगा। वहाँ हम लोग सबसे पहले क्या यूज करते थे, वाटर लेते थे 25 ml। फिर उसके बाद बफर सॉल्यूशन लेते थे, बफर सॉल्यूशन हम लोग 10 ml लेते थे। फिर इसके बाद इंडिकेटर लेते थे, इंडिकेटर 2 से 3 ड्रॉप, इतना इंडिकेटर लेते थे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, ब्यूरेट में जो आपका EDTA फिल रहता था उसके अगेंस्ट हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करते थे। तो यहाँ पे अब यहाँ तक तो हो गया। फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, MEBT प्लस EDTA से रिएक्शन कराएंगे, तो ये आपका बनेगा MEDTA प्लस EBT। ये EBT का जो कलर आएगा ये आपका आएगा लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर आएगा। तो ये आपका इस तरह से ये एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस बाय ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो ये आपका रिएक्शन हो गया है। अभी जैसे अब इसमें आपको 3 रीडिंग लेनी रहती है, तो 3 रीडिंग आप लगातार 3 रीडिंग लेते हैं। तीनों रीडिंग में आपको देखना रहता है कि एंड पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट आपको नोट करना रहता है। तो इस तरह ये आपका रिएक्शन हो गया है। इसके बाद इसमें आपको एक और यहाँ उसका EBT का स्ट्रक्चर मैं आप ड्रा कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। EBT का स्ट्रक्चर आपके वाइबा में भी बहुत पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। EBT और EDTA बिना इसके टोटल ये हार्डनेस, जब आप लोग हार्डनेस का या वाटर का हार्डनेस के बारे में डिस्कस होता है या उसका आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं तो वो आपसे सबसे पहला काम यही पूछते हैं कि EDTA होता क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फिर वो पूछ लेंगे, आप बता दिए कि हाँ ये EDTA का फुल फॉर्म ये होता है एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, आपने जल्दी से बता दिया। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि आप ये इसमें कौन सा बफर यूज कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि NH4OH प्लस NH4Cl, वो बता दिए। फिर इसके बाद आपसे पूछेंगे अच्छा ये बताइए कि इसमें जो आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो कौन सा इंडिकेटर है, तो आप बताएंगे कि सर ये EBT इंडिकेटर है। तो बोलेंगे ये EBT क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, इतना आप बताएंगे। तो वो तुरंत आपसे क्वेश्चन करेंगे अच्छा इसका फिगर ड्रा कर दीजिए या स्ट्रक्चर बना दीजिए, तब आपको फिर दिक्कत होगी। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वाइबा में ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है या बहुत इसका इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे एक बार EBT का फिर स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ पहले। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, यहाँ साइड में मैं बना दे रहा हूँ। EBT बहुत लोग गलत बनाते हैं, 99% लोग EBT का स्ट्रक्चर गलत बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। आप क्या करिए, सबसे पहले 2 बेंजीन रिंग ड्रा करिए, 2 बेंजीन रिंग ड्रा करेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। देखिए आपके दिमाग में ये बहुत चीज़ें आप लोग गलत करते हैं, तो चाहे इन दोनों रिंग में कहीं भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए, चाहे इसको आप पहले 3 बॉन्ड यहाँ कर लीजिए या नीचे वाले में कर लीजिए, दोनों सही हैं, गलत कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सब कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे ये गलत नहीं होगा। पहले आप ऐसे बेंजीन रिंग फॉर्म कर लीजिए, इसको नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से आप
जोड़ लीजिए। फिर इसके बाद एक बेंजीन रिंग लीजिए। फिर इसके बाद इस बेंजीन रिंग के साथ में एक बेंजीन रिंग और फॉर्म करिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे COOH लिखा हुआ है, तो यहाँ बेंजीन रिंग ये बना दीजिए। अब इतना बनाने के बाद आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे SO3 कर दीजिए, O-Na+। अब देखिए यहाँ पे चाहे आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा ले या यहाँ पे लगा ले, दोनों का मतलब एक ही है, गलत नहीं है। नहीं आप समझ, आपके दिमाग में ये चल रहा हो सर ने यहाँ बताया था ऊपर बताया था तो ऊपर ही होता है। आप नीचे भी बना सकते हैं 3, ऊपर भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग बना के चल रहे हैं। फिर आप सिंगल डबल सिंगल करके बना लीजिए, फिर सिंगल डबल सिंगल। फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे आप NO2 लगा दीजिए। फिर ऐसे यहाँ कंप्लीट हो गया कंजुगेशन। फिर यहाँ आप बना दीजिए। अब यहाँ इस पोजीशन से आप देखेंगे तो ये आर्थो पोजीशन पे है, तो यहाँ पे OH लगा दीजिए। फिर यहाँ इस वाले बेंजीन में आ जाइए, यहाँ डबल सिंगल डबल, फिर इसके बाद यहाँ डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ। तो अब यहाँ इस वाले पोजीशन से आपने देख लिया, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे था, सेम यहाँ भी देखेंगे आप आर्थो पोजीशन पे OH लगाएंगे। बहुत लोग गलती करते हैं, ये EBT है, EBT या इसी को बोलते हैं इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। और ये मैं स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे ही डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये, या तो आपसे पूछ लेगा कि डाई सोडियम साल्ट का EDTA का स्ट्रक्चर बना दीजिए, ये पूछ लेगा, या EDTA का स्ट्रक्चर बोल देगा। तो आप वो चीज़ ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। इतनी बार मैं प्रैक्टिस करा दिया हूँ, आप लोग गलती मत करिएगा इसमें और EBT के स्ट्रक्चर में। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन, EBT स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन कैसे होता है, पहले एक रिएक्शन इसके बाद रिलेटेड बताऊँगा हार्ड वाटर का, फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशन बताऊँगा। तो ये जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया है? अरे नोट नहीं कर पाए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग एक्सपर्ट हैं स्क्रीनशॉट मारने में। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का रिएक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज करेंगे। x ग्राम, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कि ये इसमें कितना ग्राम यूज कर रहे हैं, वो हम लोग उसके क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। तो x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हर जगह डिस्कस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका इसमें आपको क्या ऐड करना है, 2 मोल्स ऑफ HCl। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब इसी के साथ क्या करेंगे, ये आपका बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। देखिए Ca दिया हुआ है और यहाँ HCl दिया हुआ, तो इसको आप तोड़ के लिखेंगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये बन गया है दूसरा। अभी यही कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग क्या करेंगे, NH4OH से आप रिएक्शन करा दीजिए। कैल्शियम क्लोराइड को NH4OH से रिएक्शन करा दीजिए, CaCl2 प्लस NH4OH। तो ये क्या बन जाएगा, CaOH OH का होल ट्वाइस
प्लस NH4Cl। देखिए यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया है और ये NH4Cl बन गया है। फिर इसके बाद ये CaOH जो है, इसी से CaOH में क्या करना है, फिर से HCl मिला देंगे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस, देखिए यहाँ पे CaOH हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पहले CaCl2 था तो CaCl2 में NH4OH मिला है, अब यहाँ क्या बना है, CaOH का होल ट्वाइस बना है। तो इसमें हम लोग अब यहाँ पे क्या मिला दे, फिर HCl मिला दे, तो ये 2HCl क्या हो जाएगा, CaCl2 बन जाएगा और दूसरा आपका बनेगा H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की। और एक चीज़ और, ये चीज़ें होने के बाद आप इसको मेकअप करते हैं। मेकअप का मतलब ये नहीं होता है गर्ल्स वाला मेकअप, नहीं कि क्रीम पाउडर लगा लिया तो मेकअप हो गया। ये मेकअप का मतलब जैसे आपको कोई पॉइंट दिया रहता है, जैसे ये आपको मेजरिंग फ्लास्क है, इसको मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं, मेजरिंग फ्लास्क। तो यहाँ पे देखिए कुछ सॉल्यूशन आपको बना के दिया रहेगा, एग्जाम में भी ऐसे आपको दिया रहता है सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पॉइंट बना के दिया रहेगा। ये पॉइंट बना हुआ है तो इसमें क्या करेंगे आप, डिस्टिल्ड वाटर मिला के, डिस्टिल्ड वाटर यहाँ इसमें मिला के, यहाँ इस पॉइंट तक जो डिस्टिल्ड वाटर मिला रहे हैं उसी को आप बोलते हैं मेकअप करना। ठीक है, अब समझ में आया ना, मेकअप करना, गर्ल्स वाला मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेकअप ये है, डिस्टिल्ड वाटर को मिलाना ही मेकअप है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, जो सबसे पहले वाली क्लास में बताया था कि टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करवाया था, मैं बोला था कि आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे, तो कैलकुलेशन इसके बाद बता रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मिटाएं, अरे बोलो तो, अरे मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। मिटा दे रहे हैं। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन में हमको क्या करना है, हम लोग क्या करते थे 250 ml, उसमें जो आपका मेजरिंग फ्लास्क होता था, या आप बोल सकते हैं मेजरिंग फ्लास्क में ही 250 ml, यहाँ जैसे ये मेजरिंग फ्लास्क है, जो सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे 250 ml का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एक मानक मान के चलते हैं कि 250 ml है, उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन हम लोग इसी से रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे। तो एग्ज़ाम में आपको जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना है, बट हम लोग एक मानक मान के चल रहे हैं कि 250 ml का हम लोग को सॉल्यूशन बनाना है, उसी में से क्या करना है, वाटर को हमको सक करके और प्रैक्टिकल या टाइट्रेशन स्टार्ट करना है, उसी का कैलकुलेशन हमको करना है। कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप लोग सब एक एक नियम पढ़ के आए होंगे, आप एक एक नियम पढ़ के आए हैं। जैसे आपसे बोला जाता है कि 100 संतरे का मूल्य इतना है, तो 50 संतरे का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करते हैं, पहले 100 संतरे का मूल्य लिखते हैं, फिर एक का निकालते हैं, फिर उसी में 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही करते हैं ना, कि कुछ और आप लोग करते हैं, बताइए, यही करते हैं ना। हाँ, तो वही चीज़ मैं यहाँ आपको इसमें बताने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे सिंस 250 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इक्वल्स टू x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर
तो ये कितना हो जाएगा x/250, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 25 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, तो ये क्या हो जाएगा x/250 इंटू 25, ठीक है। ये इतना आ गया। ये जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, पहले 250 ml के लिए x ग्राम आया, फिर 1 के लिए निकाल रहे हैं तो x/250 आ गया, फिर इसके बाद 25 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो इतना आ गया। अब जैसे ये तो आपका स्टैंडर्ड हार्ड वाटर था, अब हम लोग को टाइट्रेशन करते समय हम लोग देखते थे कि वहाँ पे जो EDTA वाली रीडिंग आती थी उसके लिए, तो EDTA की जो रीडिंग होती थी वही V1 V2 और V3 होता था। याद आ रहा है ना आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग फिर बात करेंगे V1 ml के लिए, तो यहाँ V1 ml ऑफ EDTA यूज्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x/250 इंटू 25, ठीक है। अब 1 ml के लिए हम लोग पहले ये V1 ml के लिए इतना हो गया, अब 1 ml के लिए निकालेंगे, तो 1 ml के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जैसे किए थे 250 ml के लिए, ऐसे यहाँ पे 1 ml के लिए निकालेंगे, तो 1 ml ऑफ EDTA यूज्ड क्या हो जाएगा, ये x/250 इंटू 25 अपान V1 हो जाएगा। अब V2 ml के लिए निकाल लेंगे, V2 ml ऑफ EDTA यूज्ड x/250 इंटू 25 अपान V1 इंटू, अब यहाँ V2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए यहाँ 25 ml था तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ V2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना, अभी ये हम लोग EDTA की बात कर रहे हैं, और क्योंकि हमको PPM में पूरा चेंज करना है, जो भी आपको रीडिंग लेनी है वो PPM में लेनी है। तो अभी ये तो आपका एक स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का हो गया, और ये EDTA है, अभी आपका वाटर सैंपल का बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे वाटर सैंपल का लिखेंगे। यहाँ ये सिंस का हम लोग लिखना, सिंस और देयरफॉर लिखना भूल गए हैं, तो आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद सिंस यहाँ लिखेंगे, यहाँ 25 ml ऑफ वाटर सैंपल, आप वाटर सैंपल बोल सकते हैं या टैप वाटर, दोनों एक ही चीज़ें हैं। वाटर सैंपल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x/250 इंटू 25 बाई V1 इंटू V2। फिर इसलिए 1 के लिए हम लोग निकालेंगे, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 1 ml ऑफ वाटर सैंपल, तो ये क्या हो जाएगा x/250 इंटू 25 बाई V1 इंटू V2 अपान ये 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसलिए 10 की पावर 6 ml ऑफ वाटर सैंपल, जैसे हमको PPM में चेंज करना है तो 10 की पावर 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा x/250 इंटू 25 बाई V1 इंटू V2 बाई 25 इंटू 10 की पावर 6। ये आपका किस में आया, PPM में आया, ठीक है। अभी देखिए ये आपका जो आया है ये टोटल हार्डनेस आई है, अभी टोटल हार्डनेस आई है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल हार्डनेस इक्वल्स टू x/250 इंटू 25 बाई V1 इंटू V2 बाई 25 इंटू 10 की पावर 6, ये PPM में है। अभी देखिए जैसे आप यहाँ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ले लिए और ये वाटर सैंपल ले लिए, अभी बॉइल्ड वाटर अगर आप ले लेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे आपका V2 है
वहाँ V3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप इसका वाटर सैंपल का 25 ml ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, बॉइल्ड वाटर का 25 ml हो जाएगा। तो यहाँ परमानेंट हार्डनेस अगर आपको लेना है, परमानेंट हार्डनेस, तो ये क्या हो जाएगा, x/250 इंटू 25/V1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा V3/25 इंटू 10⁶ ppm। अब इसमें V1 V2 क्या है वो अभी मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। और तो आपको अगर टेम्परेरी हार्डनेस निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, टेम्पोरेरी हार्डनेस, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस में क्या करिए, परमानेंट को माइनस कर दीजिए, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। ये चीज़ें हो गई हैं, टोटल में परमानेंट को माइनस कर दीजिए तो आपको टेम्परेरी पता चल जाएगा। तो अब इसमें V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है। V1 आपका है EDTA यूज्ड, ये किसके लिए, V1 आपका स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए है, हार्ड वाटर। V2 आपका क्या हो जाएगा, EDTA यूज्ड वाटर सैंपल, और V3 क्या है आपका, V3 आपका है EDTA यूज्ड, ये बॉइल्ड वाटर है। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछता है और आप इसको अगर नहीं करके आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए कि ये कहाँ से आया, तो मैं उसका जवाब आपको देता रहूँगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट हो गया है, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आपको न्यूमेरिकल लगवा दे रहा हूँ। और हाँ, ये x आपको जो दिया हुआ है, x यहाँ पे जो ये x दिया हुआ है, ये वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, वेट ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। x जो दिया हुआ है वो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, या यहाँ से आप देख लीजिए x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है ना, तो ये इसका वेट है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं फिर मिटा दे रहा हूँ और न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ। नोट हो गया है, अरे बोलिएगा। चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ।
देखिए ये क्वेश्चन है आपका 0.28 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाज डिजॉल्व इन HCl एंड सॉल्यूशन वाज मेड टू 1 लीटर विद डिस्टिल्ड वाटर 100 ml of above solution required 28 ml of EDTA solution and titration 100 ml of water sample required 33 ml of same EDTA solution and titrating after boiling 100 ml of this sample required 10 ml of EDTA solution. Calculate total hardness, permanent hardness and temporary hardness इन वाटर सैंपल। आपसे पूछ रहा है कि इतने ग्राम दिया हुआ है, ये आपका x दिया हुआ है, तो आपसे टोटल H और परमानेंट H और टेम्परेरी H बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। तो इसको हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप क्वेश्चन को देख के मत डरिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बहुत, सॉल्यूशन जो आपका होगा बहुत छोटा सा होगा, तो उसके लिए परेशान ना होइए कि आप इतना बड़ा एक पेज का क्वेश्चन हो जा रहा है और न्यूमेरिकल हम कैसे लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल से डरना सख्त मना है। मेरे केस में आप, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको न्यूमेरिकल से डरना सख्त मना है। एकदम समझ लीजिए, मैं आपको इतने अच्छे से न्यूमेरिकल बता दूंगा कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आप देख लीजिएगा कि मेरी ये क्लास और एक क्लास और न्यूमेरिकल वाली, उसको आप देख के आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ, हमसे ज़्यादा न्यूमेरिकल कोई कराया ही नहीं है और कोई कराएगा भी नहीं, क्योंकि लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं, कैलकुलेशन से डरते हैं। तो मैं नहीं डरता हूँ, ठीक है। तो आप इसको आइए नोट करिए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस निकालना है। तो टोटल हार्डनेस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस इक्वल्स टू, यहाँ वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये आपका V2 हो जाएगा, अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये V1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या करना है 10 की पावर 6, क्योंकि हम लोग क्या PPM में लिखने चल रहे हैं। टोटल हार्डनेस हम लोग PPM में निकालेंगे। तो पहला नंबर आपको चीज़ें ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या है, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है, वेट ऑफ CaCO3 ये कितना दिया है आपको, 0.28 ग्राम। फिर इसके बाद देखिए आप एक सीरियल से क्या क्या दिया हुआ उस सीरियल से आपको लिखना है। फिर इसके बाद दिया है सॉल्यूशन इज मेड टू 1 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इक्वल्स टू कितना दिया है 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना दिया है 100 ml।
फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ EDTA सॉल्यूशन या EDTA यूज्ड, ये आपका क्या हो जाएगा V1। ये क्या दिया है V1 आपको 28 ml दिया है। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया है 100 ml दिया है। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये V2 हो जाएगा। V2 आपको दिया हुआ है 33 ml। देखिए यहाँ देख लिए B2 क्या होता था, वाटर सैंपल होता था ना, तो यहाँ 100 ml दिया हुआ है। 100 ml में वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 33 ml ऑफ सेम EDTA सॉल्यूशन। तो ये 33 ml किसका दे रहा है, V2 का दे रहा है। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर, क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर कितना दिया है 10 ml दिया है, नहीं 100 ml दिया है। वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर ये क्या कर रहा है 100 ml दिया है। EDTA वॉल्यूम ऑफ EDTA आपका 10 ml दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज ये कितना दिया हुआ V3, ये आपको 10 ml दिया है। तो ये इतना चीज़ें आपको ऐसे प्रॉपर आपको कॉपी में अपने लिखना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा नंबर लेना है तो ये चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि फार्मूला, ये यहाँ से फार्मूला आया, ये फार्मूला लिखा है और ये चीज़ें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर इसके बाद आप फार्मूले में पुट करेंगे। क्वेश्चन एकदम बहुत सॉल्यूशन बहुत छोटा, आप देख लीजिएगा कि ये एक लाइन फार्मूला हो गया। अभी सॉल्यूशन आप देखिएगा कितने लाइन में आता है। तो हम लोग टोटल एच निकाल रहे हैं, तो मैं टोटल एच लिख रहा हूँ, हार्डनेस नहीं लिख रहा हूँ, टोटल एच लिख रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो यहाँ वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हुआ है 0.28 ग्राम, 0.28 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 100 ml दिया है, इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज V2, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज V2 आपको 33 ml दिया, अपान एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी वॉल्यूम दिया होगा, जो आपका स्टैंडर्ड हार्ड वाटर दिया होगा, तो जो EDTA दिया होगा वो EDTA दूसरे का वाटर सैंपल वाला दिया रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि अल्टरनेट में रहेगा कि इसका वॉल्यूम रहेगा हार्ड वाटर का वॉल्यूम दिया रहेगा, EDTA आपको वाटर सैंपल का दिया रहेगा उसके साथ में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं आप EDTA रखने में वैल्यू पुट करने में गलत करेंगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना दिया है 1 लीटर या 1000 ml, इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया है 100 दिया है, इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड कितना दिया है 28 दिया हुआ है, इंटू 10 के पावर 6। अब ये 10 के पावर 6 आ गया तो ये ppm में आ जाएगा, ppm। अब यहाँ देखिए आप यहाँ 100 से 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलके 28 कैंसिल हुआ। फिर इसके बाद यहाँ अभी 33 बचा हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो, इसका मतलब क्या हुआ 10 के पावर 5, तो यहाँ 33 और इंटू, अगर इसको हम लोग 10 के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 के पावर 5 लिख सकते हैं ना, अपान आपके कैलकुलेशन के लिए आसान बना रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना है 330 ppm आ गया। ये आपका था टोटल एच। अब देखिए परमानेंट वाले में क्या करना है, जहाँ परमानेंट वाले में कहाँ क्या करना है, जहाँ ये V2 है इस फार्मूले में, जहाँ V2 है V2 की जगह पे आपको V3 पुट करना है, और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल लिखा हुआ है वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल की जगह पे आपका वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर पुट करना है। क्योंकि जब आप अभी इस क्वेश्चन में आपको सब
जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है वो 100 ml सबके लिए सेम दिया है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या कहता है सेम नहीं दिया रहता है, तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, तो आप परेशान हो जाएंगे कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बस दूसरे में जब हम परमानेंट निकाल रहे हैं, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस में क्या करेंगे, सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस केवल जहाँ पे ये V2 की वैल्यू थी यहाँ V2 की जगह पे V3 पुट कर देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल था, वाटर सैंपल की जगह पे आपको क्या क्या पुट कर देना है, वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर। तो परमानेंट वाले में पहले हम लोग लिख रहे हैं वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 0.28 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये V3 आपका देखिए V3 क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ, ये देखिए यहाँ ये V3 है, ये वाला V3 यहाँ लिखा हुआ, देखिए V3 लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर 100 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V3, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड यहाँ V3 हो जाएगा, जब परमानेंट निकालेंगे तो V3 हो जाएगा। V3 वाले में क्या करेंगे, V3 की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 10 पुट करना है, 10 पुट कर दीजिए अपान, यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना दिया है 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल था यहाँ, अब वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर देखिए यहाँ 100 ml है, तो यहाँ आप 100 ml पुट कर दीजिए, इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज V1 आपका कितना दिया है, V1 आपका 28 दिया हुआ है, तो आप यहाँ 28 पुट करिए। फिर देखिए यहाँ 0.28 है और ये इंटू 100 है, 0.28 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 28 से। फिर आपका यहाँ 10⁶ ppm था, तो यहाँ 10⁶ आप लिख देंगे। तो ये मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, परमानेंट हार्डनेस pH लिख दे रहा हूँ, परमानेंट हार्डनेस में क्या हो जाएगा, ये 10 ऑलरेडी है, तो यहाँ 10 इंटू 10⁵ यहाँ 10⁶ को 10 इंटू 10⁵ कर दिया हूँ, अपान यहाँ 10⁵, तो ये 10⁵ कैंसिल हो जाएगा, परमानेंट H कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 ppm। ठीक है, परमानेंट ये आ गया है। इसके बाद आपको टेम्परेरी हार्डनेस निकालना है, तो पहले इतना आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं अभी आपको टेम्परेरी हार्डनेस भी बता दे रहा हूँ। टेम्परेरी क्या होता है, टोटल में से परमानेंट को माइनस कर दीजिए, आपको परमानेंट पता चल जाएगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी नोट करिए इसको। नोट हो गया है, देखिए मैं यहीं पे ही ऊपर ही इसका करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ टोटल एच निकाला है हम लोगों ने, तो मैं यहाँ ऊपर थोड़ा सा इरेज करके आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ टोटल हम लोग निकाल चुके हैं, परमानेंट भी निकाल चुके हैं, टेम्परेरी निकालना है। टेम्परेरी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल में से आप माइनस कर दीजिए, टेम्पोरेरी H फॉर हार्डनेस है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल H माइनस परमानेंट H, ये हो जाएगा। अब टोटल H में क्या कितनी वैल्यू आई है, 330 ppm माइनस 100 ppm, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 230 ppm। ठीक है, ये टेम्परेरी H आया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट, आज यहाँ तक ही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल रहेगा, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए।
और ये बताइए उसमें कि कौन सी जगह पे आपको नहीं समझ में आया है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। और ये देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन अभी आज कराया हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर आपको बताऊंगा, उस लेक्चर में केवल और केवल न्यूमेरिकल रहेगा। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके पेपर में जो पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैं न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा इससे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि उससे बाहर नहीं आएगा। तो आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा उस टाइम पे, और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे। तो तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और जिनका अभी वाइवा चल रहा है तो वो अपना वाइवा अच्छे से देते रहें। और मे बी केमिस्ट्री का भी वाइवा का डेट आज आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।